वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप, जिसे हमने कल पढ़ा था। कल हमने इसका पहला पार्ट देखा था, आज हम इसके पार्ट 2 को देखेंगे। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है तटीय मैदान के बारे में कि तटीय मैदान क्या होते हैं। तो प्रायद्वीप पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है और इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोकन, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालबार तट कहा जाता है। चलिए हम इसे समझते हैं कि प्रायद्वीप पठार के किनारों में क्या होते हैं। तो नैरो इसके जो होते हैं तटीय पट्टियाँ हैं यहाँ फैली हुई, जो कि यह क्या है, पश्चिम में अरब सागर से लेकर यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक जो है फैली हुई है। यहाँ का पश्चिमी तट जो है और पश्चिम घाट अरब सागर के बीच जो है एक संकीर्ण मैदान है। मतलब यहाँ पे जो मैदान है वो क्या है, नैरो है और कम है, और यह जो है 3 भागों में बटा हुआ है। जिसमें तट के उत्तरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोकन बोलते हैं, जिसमें कि यह कोकन किधर हो जाता है, तो मुंबई और गोवा के मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है, यहाँ मालवा तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। बंगाल की खाड़ी के बारे में हम जाने तो यह क्या है, यह काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैदान है और चौड़ा है। उत्तरी भाग में इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार। आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो विस्तृत मैदान होने किस नाम से पुकारा जाता है, तो उत्तरी सरकार के नाम से। जबकि दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां यहाँ पे कौन कौन सी बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्व तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चलिए इन्हें समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बंगाल की जो खाड़ी है यहाँ का मैदान कैसा है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ जो मैदान है वो क्या है, समतल है, जिसे हम लोग उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे दक्षिण भाग में इसके क्या है, कोरोमंडल है, जो कि एक तट है और यहाँ पे वहीं से बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर क्या करती हैं, तो विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे कि आप नदियों के बीच बीच देखते होंगे कि बहुत सारे पत्थर होते हैं, नदियों के उफान होने के कारण जो है ये डेल्टा बनाती है। और चिल्का झील जो है यहाँ की पूर्व तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है तटीय मैदान का। आप देख रहे होंगे कि खेतों में कुछ औरतें हैं जो क्या कर रही हैं, रोपनी कर रही हैं। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा के महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं कि चिल्का झील जो है भारत में सबसे खारे पानी यानी कि नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील। आपसे ये क्वेश्चन जीके वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं और जनरल कंपटीशन एग्जाम के में भी ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। यह कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में महानदी के डेल्टा में दक्षिण में। चलिए अब द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं कि द्वीप समूह क्या होते हैं। द्वीप समूह जो है आप पहले पढ़ चुके हैं कि यह भारत का क्या है, मुख्य स्थल है, जो कि इसका भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इस द्वीपों के समूह को नाम से पहचान सकते हैं? हमने पिछले पन्ने में दोआब के बारे में पढ़ा था। यहाँ उसी के बारे में बताया जा रहा है कि मान लीजिए ये एक द्वीप आपको दिख रहा होगा, इसका चित्र आप देख सकते हैं कि ये एक द्वीप है जो कि केरल के मालवार तट के पास स्थित लक्षद्वीप है। और उसके बाद एक द्वीप का नाम आप लोग खुद सोचें और कमेंट बॉक्स में बताएं भी। द्वीपों का यह समूह जो है छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमी नदीव के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो केरल के मालबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप का समूह है, इस द्वीप समूह को छोटे प्रवाल द्वीपों से यह बना। और ये द्वीपें किस नाम से जानी जाती हैं, लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जानी जाती है। 1973 में इनका नाम जो है वो लक्षद्वीप रख दिया गया था सबको मिलाकर। इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। मतलब ये मान लीजिए कि लक्षद्वीप हो गया, तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर आपको क्या क्या आ जाएंगी, तो लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप, इन तीनों को मिलाकर लक्षद्वीप जो है 1973 में इसका नामांकन कर दिया गया था। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पे बहुत सारे आपको पौधे मिलेंगे और यहाँ पे कुछ जो है वो जंतु भी हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। बंगाल की खाड़ी में
उत्तर के दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। यह द्वीप जो है समूह आकार में बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं और यह द्वीप समूह जो है मुख्यतः 2 भागों में से बांटा गया। एक जो है वो उत्तर में अंडमान द्वीप है तथा दक्षिण में यह निकोबार है। यह दोनों मिलकर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं और यह द्वीप समूह जो है निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर पर है। चलिए पहले यहाँ तक समझते हैं, फिर आगे समझेंगे कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी में बताया गया कि कहाँ से कहाँ तक फैली है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ फैली है और यह द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पे अंडमान और निकोबार अलग अलग द्वीप समूह हैं, इनको हम एक नाम से जानते हैं, अंडमान निकोबार। यह द्वीप समूह क्या होते हैं, आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और बिखरे हुए हैं अपने यहाँ के आसपास के इलाकों में। यह द्वीप जो है मुख्यतः 2 भागों में बंटा है, जिसमें कि आपसे पूछा जा सकता है कि अंडमान कहाँ है, तो उत्तर में, और दक्षिण में क्या है, तो निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह जो है निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। अब चलिए यहाँ पे हम इसे समझने का प्रयास करते हैं कि प्रवाल क्या होता है। तो प्रवाल पॉलिपस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है, जिसे हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना आवश्यक होता है, जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव भी होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, प्रवाल रोधिका, उसके बाद आपको तटीय प्रवाल भित्ति और जो है प्रवाल वलय यानी कि द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप जो है गोलाकार या हरासू आकार वाले रोधिका होते हैं। तो प्रवाल क्या होते हैं, ये पॉलिपस कम समय तक जीवित रहने वाला, मतलब ये अधिक समय तक जीवित नहीं रहते हैं, जो कि एक प्राणी है और यह समूह में रहता है, मतलब ग्रुप में। इनका विकास कहाँ पे होता है, तो छिछले और गर्म जलों में होता है। और यह किस चीज़ के बने होते हैं, तो इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है, मतलब बहाव। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल भित्ति जो है इसकी अस्थियाँ टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं और ये कितने प्रकार की होती है आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रवाल 3 प्रकार की होती हैं, प्रवाल रोधिकाएँ, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय। और यह जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसका अच्छा उदाहरण है। और यह जो है प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स आकार वाले रोधिका होते हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। जैसा कि ऊपर दिया गया था कि यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप जो है विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं। यहाँ की जलवायु जो है विषुवतीय है और यहाँ घने जंगलों से आच्छादित है। मतलब यह द्वीप समूह कैसा है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस द्वीप में बहुत सारे पादप और जंतु पाए जाते हैं और ये सारे में विविधता है, मतलब ये सारे के सारे विविध हैं, यानी कि अलग हैं। और इस द्वीप में कैसा है, तो विषुवत वृत्त के समीप यह स्थित है और यहाँ की जलवायु क्या है, विषुवतीय है। और यहाँ के यह मतलब जगह कैसा है, तो ये पूरी की तरीके से जंगलों से क्या होता है, घिरा रहता है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ये जानने लायक बात है, जनरल नॉलेज की बातें हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो अंडमान निकोबार। और जो निष्क्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो कभी नहीं फटते, एक तरीके से उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान में देश के अन्न भंडार हैं, इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला है। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं, जिससे कि देश में औद्योगिकरण के विशेष में भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र में मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है और इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य के विकास में अनेक संभावनाएं पैदा करते हैं। चलिए ये सब समझते हैं कि यहाँ की जो भू आकृति है भारत की, उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं और यह स्पष्ट कैसे होती हैं कि हम क्या देखते हैं कि यह विभाग जो है एक दूसरे के पूरक है। मतलब जस्ट जो है यहाँ पे देश को प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध बनाता है। मतलब हमारा भारत देश जो है यहाँ पे बहुत सारी प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कि कुछ मिनरल वगैरह हो गए। उसके अलावा जो है यहाँ के जल में बहुत तरीके के वन के स्रोत है। उसके अलावा हमें जल से बहुत सारी चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करने का मतलब क्या मिलता है, तो मौका मिलता है। जैसे कि आप मत्स्य उद्योग के बारे में जानते होंगे। उसके अलावा मखाना उद्योग होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पानी के भीतर भी उगाई जाती हैं।
प्राचीन सभ्यताओं में भी यहाँ पे क्या है, विकास को आधार मिला। और यहाँ पे पठारी भाग जो है वो खनिजों का भंडार है। पठार पहले भी समझा दिया गया था कि पठार कैसा होता है, तो वो बिल्कुल टेबल की तरह होता है, मतलब ऊपर से पहाड़ कटा हुआ होता है, जिसको हम लोग टेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी में हम इसे ही क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। और ये जो पठार है यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा मिनरल जो है वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मिनरल आप लोग समझते ही होंगे, जैसे कि तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें। तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलाप के लिए तक यहाँ पे मछली मारने जैसी चीज़ों का भी उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जैसे कि व्यापार व्यवसाय किया जाता है नाव के माध्यम से, तो एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाने और लाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियाँ जो है भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं पैदा करती है। इसके अलावा जो है आने वाले भविष्य में हमें और भी कुछ देखने को मिल सकता है, इसके फ़ायदे हम जान सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे समाप्त करते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।